नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के आज जो कल जो एसएसटी का पेपर हुआ था उसको मैं सॉल्व कराने लग जा रहा हूं। तो आप सभी लोग बच्चों थोड़े से शेयर जरूर कर देना प्रशिक्षुओं, जिससे कि और भी प्रशिक्षु के पास यह पहुंच जाए। और जो लोग सच में पेपर को सॉल्व करके देखना चाहते हैं कि क्या उत्तर आया था मेरा, क्या सही है क्या गलत है, मैं भरपूर कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब उसके अराउंड आपको भी सारी चीज़ें बताऊँगा। इसके बाद आपका कल सुबह तक मैं साइंस वाला भी लगा दूंगा जो आपके पेपर में आए थे 2022 डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है। ये पहला एमसीक्यू था आपका, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। नॉर्मल सा, प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे आपको सभी को पता है कि आपके आत्माराम पांडुरंग थे। आत्माराम पांडुरंग थे जो कि 1867 ईस्वी में एक तरह से आपके जो प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना किए थे। इसके साथ आत्माराम पांडुरंग के साथ दो व्यक्ति और थे जिनका नाम था महादेव रनाडे और आरजी भंडारकर, है ना, ये भी थे। और आपको पता है कि जो 1857 की 1867 में जो यह स्थापना हुआ था आपका प्रार्थना समाज का, यह कब हुआ था तो बता देंगे। यह 31 मार्च कभी पूरा डेट पूछ लेता है तो बता देना। इसका उद्देश्य क्या था अच्छा बच्चों? इसका उद्देश्य था लोगों के जो लोग थे, लोगों को केवल एक ही भगवान को मानने के लिए विवश कर देना, उसमें विश्वास दिला देना कि भाई कुछ नहीं है, मुस्लिम ईसाई ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ एक ही है, एक ही भगवान है, एक ही प्रभु हैं, सब केवल भगवान को माने, है ना। इस तरह की बातें इसमें आई थी, इसका उद्देश्य था। दूसरा नंबर का प्रश्न है बच्चों, भाई साइमन कमीशन भारत में अपना रिपोर्ट कब सौंपा था। कितने बच्चे यह समझ लिए होंगे कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था? यह नहीं था उत्तर। हमारा प्रश्न यह पूछा गया है साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट कब सौंपा था, तो बता देना 1928 में। यह तो भारत में आया था साइमन कमीशन, जिसमें कि 6 सदस्य ही था, उसमें करीब ब्रिटिश सभी थे, भारतीय कोई नहीं था। इस वजह से इसका विरोध किया गया लाला लाजपत राय द्वारा। उन पे एक तरह से लाठी चार्ज हुआ, उनका मृत्यु हो गया। तो उसी समय वह एक तरह से नारा देते हैं कि ब्रिटिश द्वारा किया गया इतने वार जो हैं उनके साम्राज्य के लिए एक किल साबित होगा। उसके बाद आपको पता है कि जो आपके भगत सिंह जी थे इसका बदला लिए थे, सैंडर्स की हत्या हुआ था, उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई वगैरह हुआ था इसको लेकर, और फाइनली 1931 के आसपास में उनको एक तरह से फांसी पर लटका दिया गया था। ये चीज़ें थी, आपके सामने पता होना चाहिए। यानी कि पूरा इसमें कहा जाए इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1931, 1930, 27 मई 1930 इसका उत्तर होगा। इस समय क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स जो थे भाई, वह प्रकाशित जो हुआ था यह रिपोर्ट उसको प्रस्तुत किए थे। ठीक है ना। इसके बाद आ गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, राजधानी कब इसका राजधानी क्या है तो बता देना पोर्ट ब्लेयर है। जो बहुत ही नॉर्मल प्रश्न था, इसका सब कुछ मैंने कराया था। अभी बहुत जल्द मैं यूपी टेट का सिलेबस पूरा का पूरा खत्म कर दिया हूँ। उसका प्रैक्टिस सेशन में मैथ और बाकी सारे सब्जेक्ट का दोपहर में डेली 12 बजे लेकर आऊँगा मंडे से। आप सभी लोग तैयार रहना। और दूसरी तरफ मैं बात कर लेता हूँ, सुपर टेट के लिए भी बहुत सारे लेक्चर मैं लॉन्च कर रहा हूँ बिल्कुल फ्री, और यूपी टेट के बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट सारे सब्जेक्ट मैंने सजा के रख दिए हैं। आना प्ले लिस्ट में, आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है बच्चों। अगला देखना, उत्तर प्रदेश में मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत के पश्चिम का उत्तर प्रदेश किसे कहा जाता है तो अहमदाबाद हो जाता है अगर इसका उत्तर। और दक्षिण का तो आप बता ही सकते थे कोचिंग, लेकिन अगर इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का तो कानपुर हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट पांचवा, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? देखिए हेमेटाइट का जो संबंध है यहाँ पर बॉक्साइट दिया है ऑप्शन में, लौह अयस्क दिया है, सोना दिया है, तांबा दिया है। तो बॉक्साइट जो हेमेटाइट का जो एक तरह से अयस्क है वह लौह अयस्क का है। जो हेमेटाइट है वो किसका एक तरह से अयस्क है तो बता देंगे वह आयरन का यानी कि लौह अयस्क का। इसके साथ साथ मैं आपका और बता दूं, जैसे मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, लिमोनाइट हो गया, सीडेराइट हो गया, ये सब के सब किसके अयस्क हैं? आपके आयरन यानी कि लोहा के। ये चीज़ याद रखना। आपको एलिमेंट्स भी याद होने चाहिए। अभी आप जब आओगे यूपी टेट सुपर टेट में ना, तो आपको एक चीज़ दो चीज़ से कमांड आपके नहीं होने चाहिए, एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट पे, आपके 16 सब्जेक्ट पे आपके पास कमांड होने चाहिए, तब जाके आप यह आने वाली वैकेंसी बहुत नॉर्मल वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा हाई फाई लेवल के प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन बहुत ऐसे प्रश्न आएंगे जो सभी लोग को आते रहेंगे, और कुछ ही ऐसे प्रश्न होंगे जो कुछ लोग के ही आते रहेंगे, तो वही लोग करेंगे और नौकरी पाएंगे। तो इस तरह से हमें सारे सब्जेक्ट पे कमांड बनाने हैं। एक सब्जेक्ट छोड़कर आप आलिशान तरीके से पूरे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, वह एक सब्जेक्ट भी नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सोचना है। मैं सारे सब्जेक्ट कराऊंगा, चुन चुन कर मारेंगे गोली सारों को,
अब एल्युमिनियम का चॉइस कौन बताएगा बच्चा? इसमें दिया है पहला एल्युमिनियम, तो बता देना बॉक्साइट हो गया। बॉक्साइट मतलब Al2O3 जो बहुत ज़्यादा माना जाना है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? भाई एक ही जगह है तेल शोधक कारखाना, सिर्फ मथुरा में। याद रखना इसका उत्तर मथुरा हो जाएगा। आप सभी लोग मिला लेना, सबके पास प्रश्न होगा। भाई जो लोग अपना एडमिट कार्ड खो गए ना, देखिए ज्योति वर्मा बहन जी का एक मैसेज आया था कि सर मेरा एडमिट कार्ड खो गया है, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई एडमिट कार्ड अगर आपका खो गया है तो क्यों एडमिट कार्ड खुला दी? अपने खो जाती थोड़ी सी, पापा खोज लेते, चाचा खोज लेते, भैया खोज लेते, कहाँ चली गई मेरी बिटिया रानी, है ना? तो थोड़े से भाई एडमिट कार्ड को संभाल के रखो ना, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हो गए एग्जाम में, अभी आज ही एग्जाम खत्म हुआ है और आपका एडमिट कार्ड ही खो गया, क्या ही बात है भाई। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए भाई, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष उन्हें बनाया गया था जो बहुत बुजुर्ग थे, सच्चिदानंद सिन्हा, है ना? और एम एन राय जो थे वह एक तरह से संविधान के एक तरह से मतलब एक तरह से उनका दिमाग का उपज था संविधान बनाना। और जो इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि 26 जनवरी 1950 को इनको सबसे पहला भारत का राष्ट्रपति चुना गया था, आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है, बहुत सारे बच्चों ने नहर लगा दिया होगा ना, तो बहुत गलत किया आपने भाई नहर लगाकर। इसका उत्तर नहर नहीं होगा, उसका उत्तर नहर भी होगा, कुआं भी होगा, नलकूपों होगा। ये अगर यह पूछा होता उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई किस माध्यम से होती है, तब आप बता देते नहर। लेकिन यहाँ पर तो यही पूछ लिया गया है, उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई होती है वो नहर से होती है कि कुआं से होती है कि नलकूप से होती है कि उपरोक्त में से सभी से होती है, तो आप इसका उत्तर देते उपरोक्त में से सभी से होती है। बच्चों आपको दिख तो रहा है ना भाई, आप दिख तो रहा है ना भाई? एक मिनट रुक जाना, दिखने में प्रॉब्लम तो नहीं। अगला देखना जरा सा, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। जो आपका प्रश्न है मैं यहाँ पे खोला हुआ हूँ, देखो आपका प्रश्न, और कुछ नहीं मेरे पास है, बस आपका प्रश्न पत्र है। तो उत्तर प्रदेश में कितने मंडल विभाजित हैं? उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो 18 मंडल हैं। 18 मंडल में जो सबसे बड़ा मंडल है वो लखनऊ है, जिसमें 6 जिले आ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना? इसके बाद अगला प्रश्न है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य। मैं आपको उत्तर प्रदेश के सारे लोक नृत्य बता देता हूँ, ऐसे चुटकी में आप ये रट लो। मैं अभी यूपी टेट्स और सुपर टेट का जो फिर से क्लासेस स्टार्ट करूँगा ना, तो उसमें सब कुछ बताऊँगा। आप लोग बस सब्सक्राइब करके चैनल को रखना, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर कर देना भाई, शेयर कर देना, इससे अन्य विद्यार्थी तो जुड़ जाए, फ्री में कर ले, क्या ही ज़रूरत है कोर्स लेने की। देखो भाई, जो यहाँ पे पूछा गया चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, जो चरकुला है वो कहाँ का लोक नृत्य है, तो बता दोगे ब्रज क्षेत्र का। ब्रज क्षेत्र का, बुंदेलखंड मत लगा के चले आना, ब्रज क्षेत्र का जो है चरकुला लोक नृत्य है। अब देखना बहुत सारे लोक नृत्य हैं, मैं बता दूँ तो हाँ सही तो है ना, पता ना भाई, सही है। अब देखना बहुत सारे लोक नृत्य, जैसे मैं बताऊँ ख्याल हो गया, रास हो गया, झूला हो गया, और कटघुड़वा हो गया, जोगिन जोगिन हो गया, और इस तरह झोली हो गया, और घुमरिया हो गया, है ना, मयूर नृत्य हो गया, धोबिया हो गया, चरकुला हो गया। चरकुला तो बहुत ज़्यादा फेमस है भाई, चरकुला प्रमुख नृत्य देख लो भाई, आपका इसी जगह का है। मतलब कि ब्रज क्षेत्र का है, जहाँ पे जो आपकी गोपियाँ होती हैं, रास लीला मतलब इस तरह से सांग होता है। कटघोड़वा हो गया, है ना, ये सब का। सोरा हो गया, बहुत ज़्यादा फेमस नृत्य हैं। कर्मा हो गया, कर्मा, और पासी हो गया, पासी करके है, और जोग हो गया, है ना, ये सब के सब। घोंगा, घोंगा करके भी है, धींवर करके, धींवर, धींवर भी है, देवी करके भी नृत्य है यहाँ का, और इस तरह से बहुत सारे, धुरिया है ना, बहुत सारे भाई नृत्य का कोई खजाना पूरा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में जो माघ मेला है यह हमारे प्रयागराज में लगता है। आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक भाई, हमारे प्रयागराज में। इसके बाद अगर बात कर लें, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? मतलब बता देंगे केरल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैगा परमाणु उत्पादक केंद्र प्रदेश स्थापित है? भैया कैगा हुआ, कुंडनकुलम हुआ भारत में, उत्तर प्रदेश में आपका जो तारापुर है महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? कोरबा कहाँ का है बताना जरा। जो कैगा है या कर्नाटक का है? और जो कुंडनकुलम है, और मतलब इस तरह से कुंडनकुलम बहुत सारे हैं, तो देखो अपने यूपी में भी है, नरोरा, नरोरा यूपी में है, और जो यह कैगा है ना ये कर्नाटक में पड़ जाता है भाई। आप सभी को विजुअल में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, विजुअलाइजेशन में थोड़ा बताना जरा सा। हाँ, अच्छा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है भाई बताना? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला भदोई है ना, भदोई है, जो कि आपको पता है कि हमारे बनारस से टूटकर अलग हुआ था, और उसी का नाम है संत रविदास नगर, जो कि कब अलग हुआ था तो आपको पता होना चाहिए, 30 जून 1994 को अलग हुआ था, और वो लगभग भारत का 65वां कि 64वां जिला बना था ना, भारत का नहीं, उत्तर प्रदेश का। थोड़ा सा 1 मिनट, हमको लग रहा है फिर से कुछ दिक्कत आ रहा है इसमें ना बच्चों, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रही है, इसको थोड़ा सा मैनेज करना है। अब हम चलते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न पर। आप सभी लोग देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आसान था, देखिए बहुत ज़्यादा आसान था प्रश्न बच्चों। भाई
भाई और बहन, बच्चों कहने से आप लोग थोड़ा सा चिढ़ जाते हो। एक लोग तो धमकी भी दे दिए थे भाई, आज से 3-4 दिन पहले। हमने कहा भाई चलो भाई धमकी आपकी एक्सेप्ट करते हैं, बस खैर मनाना उसके सामने ना आना कभी, नहीं तो हलवा बन जाएगा। आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो आर्य समाज है, आर्य समाज की जो स्थापना हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई से किया गया था, बम्बई में किया गया था। वो भी बम्बई में मथुरा के एक इनके गुरु जी थे स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से यह स्थापना किए थे। इसका उद्देश्य यह था कि शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास कर रहे थे, मतलब ये लोग, और मूर्ति पूजा हुआ, एक तरह से अवतारवाद हुआ, बलि हुआ, झूठा कर्मकांड हुआ, ये अंधविश्वासों के घेरे में ये लोग नहीं रहना चाहते थे। और जो जातिगत था, जातिगत भेदभाव जो थे, है ना, कि आप हिंदू हो आप मुस्लिम, जाति का मतलब ये नहीं होता है कि हम अग्रवाल हैं तो और वह पंडित हैं तो वह एक तरह से ठाकुर है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना, समझ रहे हो ना, मतलब यह लोग उच्च कैटेगरी के माने जाते थे। और अगर देखें तो भैया तुम यादव हो, तुम मौर्य हो, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नहीं, ये सारी चीज़ें ना थी। और जाति के अंदर ये नहीं आता था। जाति का मतलब एक समुदाय की बात होती है, जैसे हिंदू का समुदाय, मुस्लिम का समुदाय, है ना, यह समुदाय लेकर चला जाता है। तो जाति का मतलब यह मानकर, मतलब जातिगत में भेदभाव नहीं, कोई हिंदू है, कोई इंग्लिश है, मतलब कोई ईसाई है, इस सब बातों पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, यह मानता था कौन भाई? आर्य समाज, याद रखेंगे। और एक इसका बुक भी था जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, मूल ग्रंथ के नाम से जाना जाता था। मतलब डॉक्टर कह रहा हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। अगला प्रश्न है जैव विविधता किसे कहते हैं भाई? जैव विविधता नॉर्मल सा प्रश्न है, मैं पढ़ाया हुआ हूँ पूरा का पूरा यूपी टेट में। जो बच्चा यूपी टेट का क्लास करेगा ना भविष्य में आकर प्ले लिस्ट में, भाई बहुत जल्द ही यूपी टेट के आ जाएंगे आपके नोटिफिकेशन। थोड़ा सा आप थोड़ा सा कैरी ऑन करिए और बिल्कुल कान खड़ा करके पढ़ाई शुरू कर दीजिए, तो इसके बाद सुपर टट ही देखने को मिलेगा। तो जैव विविधता किसे कहते हैं मैं बता देता हूँ। किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले कुल पादप, एक भौगोलिक क्षेत्र हो वहाँ पे कुल पादपों की संख्या, मैक्सिमम पादपों की संख्या जो आप कभी देखे भी ना हो वैसे पादपों की संख्या, और प्लस साथ में जंतुओं की संख्या भी, ऐसे जंतु जो कि आप कभी देखे ना हो, ऐसे कीड़े कम से कम 25-30 किस्म के, और प्लस कुत्तों की 2-3 प्रजातियाँ, सुअर की 2-3 प्रजातियाँ, इस तरह से कई सारे जानवर हों जो कि आप कभी देखे भी ना हो, उनकी सारी की सारी प्रजातियों को अगर देख लिया जाए तो एक ही जगह सब कुछ रहें, सारे पादप भी, सारे जीव जगत भी, है ना, ये अगर एक जगह पाए जाते हैं तो उस भौगोलिक क्षेत्र को हम क्या घोषित कर देते हैं? जैव विविधता। जैसे भारत में बहुत सारे जैव विविधता, सबसे बड़ा जैव विविधता भारत का आपको पता होना चाहिए जो पश्चिमी तट है हमारा, वहाँ पे देखने को मिलता है। फिर इसके बाद चले जाओ नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब आनुवांशिकी, और आनुवांशिकी देख लिया जाए, और आपका देख लिया जाए पारिस्थितिकी तंत्र, यह सब मिलकर, और प्रजाति, यानी कि इसका एक डायग्राम भी बनता है, आनुवांशिकी, प्रजाति और पारिस्थितिकी। आनुवांशिकी, आनुवांशिकी आनुवांशिकी और प्रजातियां जो होती हैं, प्रजाति जो होता है, इसके बाद आपका आनुवांशिकी, प्रजाति और एक पारिस्थितिकी तंत्र, एक ही पारिस्थितिकी तंत्र की बात होती है, पारिस्थितिकी तंत्र, तितिक तंत्र। भाई ये सारे के सारे ना अगर आप पढ़कर अच्छे से गए होते ना, जो मैंने पढ़ा दिया है, अगर प्ले लिस्ट में देखे तो नहीं होगे कभी, चलो कोई बात नहीं। ये सब यूपी टेट सुपर टेट के मतलब माने जाने चैप्टर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मैं आपको आज सारे के सारे जो मौसम, जो आपके मतलब पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी दिवस है सब मैं बता देता हूँ आपको ना, आपके मौसम मतलब सब कुछ बताता हूँ। देखो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, ये तो सबको याद होना चाहिए। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 3 मई को विश्व सूर्य दिवस मनाया जाता है, शायद ये किसी को पता रहा हो, 3 मई को विश्व सूर्य दिवस मनाया जाता है। और आप सभी को पता है कि 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अब आ जाओ आगे, तो आपको 31 मई को विश्व तंबाकू यानी वर्ल्ड टोबैको डेज के रूप में मनाया जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। आपको पता है भारत में दुग्ध की उत्पादकता बहुत ज़्यादा होता है, गुजरात वाले क्षेत्र से, है ना, ये चीज़ अमूल प्रधान है, आपको पता होना चाहिए। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, और 20 जुलाई को, सॉरी 20 जुलाई नहीं, 2 जुलाई को आपको क्या मनाया जाता है? 29 जुलाई को भाई, 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है, विश्व टाइगर दिवस, टाइगर को संरक्षित करने के लिए। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है।
इसके बाद 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाया जाता है और 12 नवंबर को पक्षी दिवस मनाया जाता है भाई, आपको पता होना चाहिए। और एक लास्ट 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण संरक्षण के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर पर्यावरण दिवस बोले तो बताना 5 जून, और पर्यावरण संरक्षण बोले तो 26 नवंबर बता देंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, लिंगानुपात से आपका क्या तात्पर्य है। देखिए किसी एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कैसे है तो आप कैसे निकालोगे, तो कहोगे एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जहां पर मानव मतलब कि जहां पर महिला और पुरुष दोनों की गिनती किया जाए अलग अलग, मतलब कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, अगर यह निकाला जाए, निकाल के रख दिया जाए तो लिंगानुपात कहलाता है, ठीक है ना। यह चीजें होनी चाहिए। अगला प्रश्न है सांप्रदायिकता का मुख्य कारण क्या है। सांप्रदायिकता देखिए बहुत गंदा चीज है भाई। सांप्रदायिकता जो है ना अपने समुदाय के प्रति मजबूत लगाव बना देता है। यह कहता है कि भाई किसी का अपना धर्म हुआ, चाहे आपका क्षेत्र हुआ या भाषा हुई, इसके विरोध में खड़ा हो सकते हैं, कोई भी लोग खड़ा हो सकता है। जैसे कि अभी देखें तो आंध्र प्रदेश में 1953 को एक तरह से भाषाई आधार पर अलग हो गया, तो एक तरह से भाषाई सांप्रदायिकता हो गई वहां पर ना। मतलब इनके बीच में कुछ जो शत्रुता होता है, एक तरह से उनका असंतोष पैदा हो जाना, किसी भी एक जाति, किसी भी एक समुदाय, किसी भी एक क्षेत्र को लेकर एक तरह से विशेष असंतोष पैदा होना ही एक तरह सांप्रदायिकता कहलाता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन सी भाई, बहुत जनजातियां उत्तर प्रदेश में। थारू हो गया, बबुआ हो गया, जौनसारी हो गया, जौनसारी एक तरह से शायद बकरी भी है प्रजाति, है ना। जौनसारी हो गया, माहीगरी हो गया, खरवार तो बहुत सारे लोग आप अपने आसपास भी देखते होंगे, आपके दोस्त वगैरह में खरवार कोई होगा, राकेश खरवार, बसंत खरवार, इस तरह से बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपके आसपास में। पहाड़िया हो गया, है ना, बैगा हो गया, पंखा हो गया भाई, पंखा भी जनजाति हमारे भारत में पाई जाती है, भारत में नहीं उत्तर प्रदेश में, है ना। भारत में बहुत ज़्यादा, पानिका हो गया, असरिया हो गया, परारी हो गया, चेरो हो गया, भुरसा हो गया, भुइया हो गया, भुइया धुनिया, भुइया हो गया, भुनिया हो गया, है। ये सब सारी जातियाँ मतलब जनजातियाँ पाई जाती हैं जो एसटी कास्ट में आती हैं, शेड्यूल ट्राइब्स में। सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स वाला जो राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था भाई, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, सिर्फ यह लिखकर आपको आ जाना चाहिए था गोरखपुर में, नहीं कब हुआ था यह बता ले जाओ तो माने। भाई चौरी चौरा जो कांड है गोरखपुर में हुआ था 4 फरवरी, कहीं कहीं 5 फरवरी भी आपको लिख जाएगा, 4 फरवरी 1922 के दिन हुआ था, जिसमें कि 21 पुलिसकर्मी को जला दिया गया था। और इस क्यों हुआ था, किसके विपक्ष में, मतलब किस एक तरह से आंदोलन को लेकर हुआ था, तो असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था गांधी जी द्वारा 1920 में, उसी के एक तरह से अहिंसा, मतलब वो हिंसक थे, मतलब अहिंसा के पुजारी थे, तो उसमें हिंसक कुछ देखने को मिल गया था। बाद में उसको बंद कर दिया जाता है, उनको एक तरह से उठा लिया जाता है। गांधी जी को 7-8 साल का सजा होता है, लेकिन तबीयत खराब होता है, बाद में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पर आपको पता है बहुत सारे राजनीतिज्ञ थे, गांधी जी से कहते हैं भाई इतने 2 साल नुकसान किए, उसका कुछ फायदा नहीं निकला, चलो हम आपका विरोध करते हैं। तो सभी लोग विरोध वगैरह करने लगे, तो नया नया बहुत सारे संगठन बनने लगे थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन जो हुआ था ना, रामकृष्ण परमहंस ने नहीं किया था, इस बात को याद रखना। अगर जो बच्चे ऐसे लिख के चले आते हैं गलत हो जाता है ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को हुआ था, और यह कह लीजिए कि आपके स्वामी विवेकानंद जी थे, उनके द्वारा किया गया था। बस इतना लिख के चले आते हो जाता काम। रॉलेट एक्ट क्या है भाई, रॉलेट एक्ट आपको पता होना चाहिए भाई, जो आपका इसी के कारण ही तो जो आपके सैफुद्दीन किचलू जी थे, उनको एक तरह से अरेस्ट कर लिया गया था। बाद में आपको जलियांवाला, अमृतसर का जलियांवाला हत्याकांड देखने को मिला था, है ना। तो रॉलेट एक्ट 1919 में 19 मार्च 1919 को दिन हुआ था, मतलब एक तरह से आया था। उसमें यह कहा गया था कि मतलब इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है भारत का, है ना। इसमें यह कहा गया था जितने भी राजनीतिज्ञ थे, है ना, अगर वह मतलब उनको जो है कि बिना अपील, बिना दलील और बिना किसी भी वकील के उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। कोई दिख गया बाहर, उठा ले चलो, यह सारी चीज़ें नियम था, मतलब बहुत खराब था रॉलेट एक्ट, है ना। बाद में से हटाया गया भाई। जेट वायु धारा क्या है भाई, अगर आप हमारा डेली का जो सुबह 8 बजे, अभी 2-3 दिन से बंद है, 2-3 दिन क्या है, हफ्ते भर से बंद है, क्योंकि डीएलएड के क्लास लगाने थे, फिर स्टार्ट कर देंगे मंडे से, है ना। तो जो आपका जेट वायुधारा है, यह एक तरह से दक्षिण पश्चिम, जो आपका भूमध्य सागर है ना, जो आपके अरब जो प्रायद्वीप है, वहाँ पे भूमध्य सागर है। एक तरफ उसके लाल सागर है, और लाल सागर पता है आपको, एक तरफ लाल सागर है, उधर आप देख लो तो आपको रेड सी और भूमध्य सागर को कनेक्ट करने वाला कौन सा एक है भाई, कौन सी एक नहर है, स्वेज कैनाल, है ना। स्वेज कैनाल है जो मिस्र से होकर जाती है, तो वहीं से भूमध्य सागर से कह लीजिए, और कुछ मध्य एशिया से जो हवाएं आती हैं,
हिमालय से टकरा जाती हैं, हिमालय से टकराती हैं या फिर कह लीजिए तिब्बत के पठार से टकरा जाती हैं। तो कुछ हवाएं जो होती हैं पर्वत से जैसे हिमालय से टकराती हैं तो भारत में एंट्री कर जाती हैं, एक तरफ भारत में और एक तरफ उधर चली जाती हैं, मतलब कि पठार के पीछे कुरनूल पर्वत है, पर्वतमाला, उसके पीछे से चाइना में चली जाती हैं, है ना, साइबेरियन की तरफ चली जाती हैं हवाएं। लेकिन जो भारत में आती हैं वही जेट हवाएं कहलाती हैं, जो कि ठंडी वाली बारिश कराती है ना, याद रखना है। विश्व ओजोन दिवस भाई अभी तो हमने बता दिया 16 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए प्रश्न भी पूछ लिया था आपने। और नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं 27 नंबर का, सारनाथ संग्रहालय की स्थापना कब हुई? सारनाथ जो संग्रहालय है मेरे भाई, इसकी स्थापना कब हुई? तो बता देंगे सारनाथ संग्रहालय की स्थापना जो हुआ था, संग्रहालय की स्थापना जो हुआ था, एक तरह से कह लीजिए बच्चों, यह हुआ था 1904 को हुआ था, है ना, 1904 को हुआ था। एक तरह से प्राचीनतम स्थल के रूप में जाना जाता है इसे। 1904 को इसका स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न, जायद की फसलों में क्या क्या बोया जाता है भाई? है ना, ककड़ी, है ना, ककड़ी हो गया, हिरमाना हो गया, मतलब पम्पकिन वगैरह जो आते हैं, कद्दू हो गया मतलब जितने भी क्रीपर्स वाले पौधे होते हैं ना, सब्जियां होती हैं, वही सब इसमें बोए जाते हैं। याद रख लेना है आपके। भिंडी और बहुत मतलब कि सब्जियां बहुत वैरायटी की, बहुत अच्छा लगता है भाई, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं अपनी बता दूँ, जितने भी साग वाले सब्जियां होते हैं बहुत मस्त से, बथुआ हो गया जैसे, राई ऐसे होता है, बहुत सारे होते हैं भाई, देखो नाम नहीं मतलब पता है बहुत सारे। और इस प्रकार के कद्दू, ननुआ, ननुआ नेनुआ बोलते हैं, नेनुआ बोलते हैं कि नेनुआ, और कहीं कहीं इसको नेनुआ को क्या बोला जाता है भाई, जो मीठा सा लगता है ना, नेनुआ को कहीं कहीं और कुछ बोला जाता है, कुछ नाम से और जाना जाता है भाई, देखो याद नहीं आ रहा हमको, बहुत सारे नाम से अलग अलग। भारत तो विविधताओं का देश है भाई ना। अगला देखो, भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं? भाई देखो, सालसेट द्वीप जिसमें मुंबई स्थित है, और एक पश्चिम बंगाल की तरफ है, और उसके बाद लक्षद्वीप है, इसके बाद लक्षद्वीप जो आपका अरब सागर में स्थित है, इसके बाद एक आपका अंडमान निकोबार जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगर हमसे पढ़े होंगे आप ज्योग्राफी, तो बहुत अच्छे से पता कराए होंगे, फोड़ कराए होंगे, ठीक है ना। पढ़ोगे अभी, आओगे यूपी टेट वाले सेक्शन में आ जाना, प्लेलिस्ट में आ जाना इसी चैनल के, पढ़ना शुरू कर दो अभी से। मजा मजा ना आएगा भाई, 120 प्लस ना ला दो ना, धुआं मच जाएगा, सच बता रहा हूँ, 120 प्लस आना ही तय है। अगर आप पूरे पूरे लेक्चर हमारे देख के गए, 70-80 वीडियो मैथ का है, 70-80 वीडियो ईवीएस का है, आपको पूरी हिंदी कंप्लीट कराकर उसका टेस्ट सीरीज भी मैं आपको दे दिया हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर करा दिया हूँ, सीडीपी पूरा कंप्लीट है, बताओ क्या लोगे फ्री में। आतंकवाद क्या है भाई? बहुत जबरदस्त चीज पूछ लिया है। आतंकवाद क्या है? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो अपने संगठन बना ले, एक तरह से आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, राजनीतिक मजबूत करने के लिए, राजनीतिक अपने मुद्दे को मजबूत कराने के लिए, जबरदस्ती विचारधारा एक अलग सा उत्पन्न करने के लिए, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो मतलब बेकसूर हैं, देश के आम जनता जो बेकसूर है, उसे सताने लगे, उसे मारने लगे, उसे उस स्थान को छोड़ने के लिए बोले, है ना। तो यही आतंकवाद है, यही आतंकवाद है। बस एक चीज़ याद रखना, आतंकवाद बेटा यह कब किसका विनाश कर देना, आतंकवाद अगर कहा जाए, एक प्रकार की हिंसात्मक विचारधारा के लोग होते हैं, हिंसात्मक विचारधारा के लोग होते हैं, गतिविधि करते हैं जो कि अलग अलग प्रकार की, जो हमें पता भी नहीं होता, अचानक से हो जाता है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। ये रहा आतंकवाद। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, 1857 के विद्रोह, लघु उत्तरी प्रश्नों की तरफ आते हैं बच्चों। एक बार आप सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिए। 1857 के विद्रोह की मूलभूत एवं तात्कालिक कारण क्या थे? आपको पता होना चाहिए, 1857 की जो क्रांति स्टार्ट होती है, भारत का सर्वप्रथम कहा जाता है कि भाई भारत का पहली जो है आज़ादी की क्रांति है, भारत का सबसे पहला है ना, आज़ादी की क्रांति के रूप में जाना जाता है, और मंगल पांडे के नेतृत्व में यह चीज़ें हमें देखने को मिली थी, और बहुत सारे लोग थे। बाद में नाना प्रसाद, यानी कानपुर, मेरठ से स्टार्ट होता है, मेरठ यानी सॉरी बंगाल से स्टार्ट होता है। यह 34 इन्फेंट्री से रहते हैं, एक सैनिक होते हैं, और बहुत सारे कारणों का जड़ होता है 1857 की क्रांति। यह नहीं कहा जा सकता 1857 की क्रांति अचानक से हो गई, लेकिन हाँ अचानक सा एक कारण था, लेकिन अचानक से यह नहीं हुआ था। ये एक तरह से आर्थिक हमारे ब्यौरा को लेकर, एक तरह से कह लीजिए कि राजनीतिक मुद्दे भी इसमें थे, इसमें एक माँ की तड़प भी थी, इसमें एक पिता का भी तड़प था कि भाई जो डलहौजी था अपना एक अलग सा एक तरह से रूप तैयार किया था कि भाई हड़प नीति अपना लो। 1948 से सतारा जो था 1948 में सबसे पहला हड़पा जाने वाला प्रदेश था, क्षेत्र था। इसके बाद झांसी 1953 में, वहाँ से झांसी की रानी खड़ी हो गई। तो इस तरह से अलग अलग जगहों को 1953 नहीं, हाँ 1953 ना, सही बता रहे हैं भाई, 1953। हाँ रुक जाओ तो एक मिनट सोच लेने दो, क्या पूछा गया था, हाँ 1953 नहीं भाई, 1857 की क्रांति थी ना, 1853 के आसपास में ना, 1953 से तो हम आज़ादी हो गए थे भाई, 1853 सॉरी, उसके लिए माफ़ी देना। 1848 में जो सतारा को अपना बनाया गया था, 1900 नहीं 1857,
1853 और 1848, ठीक है। डलहौजी जो था 1848 में भारत का एक तरह से सेकंड लास्ट गवर्नर जनरल था भारत का, और उसके बाद आपको पता है कि कैनिंग आ जाते हैं, है ना, ये चीज़ें। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। और दूसरी तरफ मैं बात करूँ तो 1857 के जो मुख्य मतलब कि तात्कालिक कारण था वो यह था कि भाई जो एनफील्ड राइफल एक पिस्तौल हुआ करती थी जिससे बारूद गोला वगैरह दागा जाता था, तो उसको उन्होंने उसकी जगह एक तरह से इंट्रोड्यूस कराया था दूसरा कोई, है ना, राइफल। और उसमें जो है कि वह जो उसकी गोली बनी होती थी ना, वो एक तरह से सूअर की मांस और कहिए कि गाय की चर्बी से बनी हुई होती थी। तो उसमें यह कहा गया था कि भाई हमारे सांस्कृतिक मतलब कि संस्कृत को, हमारे यहाँ के जो संस्कृत हैं उसका आप उल्लंघन कर रहे हो, उनको हमारे दांत से खिंचवा रहे हो आप, हमको बताना था। तो कारतूस जो बना था उसको लेकर अचानक से विवाद हो गया, और मंगल पांडे ने तुरंत 2-3 लोग को स्वाहा कर दिया, उनकी कहानी ख़त्म कर दी। फिर इसके बाद आपको अलग सा नज़ारा देखने को मिला, जगह जगह से विवाद होना शुरू हो गया। आपको पता है बिहार से बाबू कुंवर सिंह, और इस तरह से अलग अलग जगह से हमको विवाद देखने को मिल रहा था। हमारे दक्षिण भारत तक ये विवाद आगजनित हुआ था। कह लीजिए सारी चीज़ें एक साथ नहीं हुई, नहीं तो भारत तभी आज़ाद हो गया होता, है ना। प्रथम स्वतंत्रता का एक तरह से क्रांति देखने को यह कहा जाता है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता क्रांति कौन थी, तो ये 1857 की क्रांति माना जाता है। अगला देखिए, भारत अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां यह हैं: विमुद्रीकरण, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति का नया ढांचा, है ना, मुद्रास्फीति हो गया, मुद्रास्फीति का नियोजन। जैसे अभी भारत कोई सरकार आ गया, लो भैया विमुद्रीकरण कर दो, है ना, लो भैया मुद्रास्फीति नियोजन लाओ, मतलब अलग अलग से चीजें देखने को मिल जाता है। यह नहीं देखता है कि भारत को क्या हानियां होती हैं। वित्तीय संघवाद जो आपका अभी देखे थे ना, जो आपका मुद्रीकरण हुआ था, विमुद्रीकरण दूसरी बार जो हुआ था जो मोदी जी के समय, है ना, एक बार जीएसटी 2016 में आया था। तो ये सब चीज़ें हमारे मतलब कि अर्थव्यवस्था को ही एक तरह से प्रताड़ना देती हैं, एक तरह से उसको एक तरह से क्षति पहुंचाती हैं। समझ रहे हो, जो क्रियाकलाप चल रहा है वो एक तरह से बाधित होता है। उस समय देखे थे कितना ज़्यादा बवाल मचा था जब विमुद्रीकरण हुआ था, लोग को पैसा खाने पीने सबकी दिक्कत हो गई थी भाई, समझ गए हो ना। तो यह सब है एक तरह से हमारे मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था को चुनौती प्रदान करता है। स्पष्ट कीजिए, 2-3 बातें लिख देनी चाहिए। मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति कौन बनाता है, तो आरबीआई बनाती है ना। राष्ट्रीय आपका रिजर्व बैंक है वो बनाती है, भारत का बैंक, जो कि जिसका स्थापना हुआ था 1934 एक्ट बनाकर, 1934 में एक्ट बनाया गया था, और 1935 में उसकी स्थापना हुआ था, 1949 में उसे राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, है ना। तो ये चीज़ें थी, सब कुछ आप लिख सकते थे इसमें भाई। भारत की स्थिति विस्तार एवं महत्व को समझाइए। भारत की स्थिति विस्तार एवं महत्व को समझाना था। भारत का अगर आप मैप बना दिए होते उसमें, है ना। और विस्तार आपको पता होना चाहिए दक्षिण से पश्चिम, यानी कि भारत का विस्तार कन्याकुमारी से लेकर कन्याकुमारी से लेकर दक्षिण के कन्याकुमारी से लेकर आपके कहाँ तक है भाई, आपके भाई देखो भाई जम्मू कश्मीर तक है। इसके बाद आ जाओ गुजरात में, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरा विस्तार है इसका। भारत का जो स्थिति है नॉर्थ ईस्ट पूरे ग्लोब में देखें तो पूरब और पूरब और उत्तर पूर्व में स्थित है भारत का, देखिए पूरे ग्लोब में तो। और दक्षिण में एशिया में केवल देखें तो दक्षिण भारत के नाम से एशिया में दक्षिण एशिया के नाम से जाना जाता है भारत, और पूरे दक्षिण में स्थित है। इस तरह से आप देख सकते हो कई सारी चीज़ में कई पहलू लिख सकते हो। इसके बाद उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा पर लेख लिखिए भाई। जो उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा है, जैसे हीरा है, मिर्जापुर में पाया जाता है। सोना और सरदा जो है, मतलब सोना जो है शारदा और रामगंगा नदी में पाया जाता है। यह भी एक तरह से रेतीले वाले बालू में, जैसे सोनभद्र वाला हो गया इलाका, ललितपुर हो गया, तो वहाँ पे हमको देखने को मिलता है। ललितपुर में यूरेनियम भी सबसे अधिक देखने को मिल जाता है। मिर्जापुर में चूना पत्थर देखने को मिल जाता है। बाक्साइड जो है हमारे बनारस, ललितपुर, यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कांच बालू हो गया, ये भी देखने को मिल जाता है उत्तर प्रदेश में। संगमरमर हो गया जो कि आपके बुंदेलखंड वाले इलाके में देखने को मिल जाता है हमें। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लिख सकते थे, बहुत सारी चीज़ लिख सकते थे भाई। देखिए ये सब जो डाटा हम बता रहे हैं ना, ये बिल्कुल फैक्ट हैं। अगर लिख दिए ना, बिल्कुल मक्खन है मक्खन, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको नंबर न मिले, मक्खन है भाई। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज कहाँ गया यार, एक मिनट। हाँ, जलवायु एवं मौसम में क्या अंतर है भाई। जलवायु का मतलब वेदर का मतलब मौसम, जलवायु का मतलब क्लाइमेट। तो ये क्लाइमेट यानी जलवायु एक ऐसा भौगोलिक स्थिति है जो कि लंबे वर्षों तक बना रहता है, लंबे वर्षों बाद चेंज होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए जो हमारे यहाँ की मौसम परिवर्तन होता है, आप कहते हो ना धूप के समय धूप नहीं होता है, बारिश के समय बारिश नहीं होती है ना, ये चीज़ें, मौसम गर्मी के समय गर्मी नहीं पड़ता है, तो ये क्या है, यह जलवायु परिवर्तन है।
जलवायु परिवर्तन एक लंबे अरसे बाद होता है, लगभग 100 साल, 150 साल बाद, 500 साल बाद ऐसे परिवर्तन होते हैं। ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, पानी का स्तर बढ़ जाता है। इंडोनेशिया का जकार्ता डूब गया ससुरा, है ना, जकार्ता नहीं मतलब उसका, हाँ जकार्ता ही। फिर उसके बाद वह अपना कैपिटल जो है दूसरे द्वीप पर शिफ्ट कर लिया है इस समय, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, यह जलवायु परिवर्तन हुआ। कोई एक दिन, एक मिनट, एक घंटे, एक साल, 2 साल का यह कारण नहीं होता। ये लाखों चीजों को कनेक्ट करते हुए करीब 100 साल, 150 साल, 200 साल के बाद ये अंतर देखने को मिलता है हमें। तो आज हमारा जलवायु कहलाता है, मौसम नहीं। मौसम किसे कहते हैं, मतलब कि जलवायु में क्या लिख दिए होते आप कि बहुत लंबे अरसे बाद जो हमारे भारत में, जो हमारे एनवायरमेंट में, जो हमारे पूरे विश्व में परिवर्तन देखने को मिलता है, उसे हम जलवायु परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख दिए होते हैं, ग्लेशियर का पिघलना, 1 मिनट में 2 मिनट में ग्लेशियर नहीं पिघलती है ना, समझ रहे हैं भाई। दूसरा, मौसम में, मौसम का परिवर्तन। मौसम मतलब क्या है, जैसे मैं बोलूँ मौसम इस समय मेरे यहाँ क्या है भाई, तो मैं कहूँ कि भाई मौसम हमारे यहाँ थोड़ा सा ठंड है, बारिश भी हो रही है। लेकिन मैंने अभी इलाहाबाद में फ़ोन किया था शाम के समय, तो उनसे मैंने जब बात किया तो वहाँ पर यह पता चला मुझे कि भाई जो पेपर देने गए हैं वहाँ पर गई हैं, तो उनसे मैंने बात किया तो उनका कहना था कि भाई जो यहाँ का मौसम है ना, वह थोड़ा सा धूप वाला है ना। दोपहर में मुझसे बात हुई तो मैं यहाँ पे कहा कि भाई बारिश हो रही है, थोड़ा बच कर रहना, स्वेटर वगैरह पहन लेना। तो ये क्या हो गया, मौसम, मौसम इसे कहते हैं। मौसम का मतलब किसी पर जिस एरिया में आप हो, जहाँ पे हो, पर्टिकुलर मिनट, मतलब कि सिचुएशन, जिस सिचुएशन से अभी आप हो, पर मतलब उसी सेकंड, पर सेकंड ये चेंज हो सकता है। ये कह लीजिए 1 सेकंड में आपको पता है आंधी चलने लगा, है ना, फिर टेम्परेचर बढ़ गया, धूप खिल गया, ये सब क्या है, मौसम इसको कहा जाता है। कि जिस एरिया में आप हो, जिस वातावरण में अभी आप ढल रहे हो, उसके चारों तरफ का जो इस समय मौसम है, जो स्थिति है, उसी को मौसम कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद सांस्कृतिक विरासत से आप क्या समझते हैं, इसका आज से बताइए, और इसके संरक्षण के लिए अपने सुझाव बताइए। देखिए सांस्कृतिक विरासत में का मतलब यह हो गया कि किसी के बाह्य देशों का हस्तक्षेप न करें, मतलब कि बाह्य देशों का यहाँ पर मतलब कोई हस्तक्षेप ना हो। और रही बात किसी बाह्य मतलब किसी भी सांस्कृतिक को, किसी भी समुदाय के सांस्कृतिक को किसी दूसरे की संस्कृति पर न थोपा जाए, यह चीज़ें हो गई जो कि इसको संरक्षित रखा जा सकता है। अगर देखा जाए कि दक्षिण भारत के लोग तमिल की बात करते हैं तो तमिल वहाँ पर तब तक जिंदा रहेगा जब तक उत्तर भारत के लोग वहाँ पर हिंदी नहीं थोप देते हैं। अगर जबरदस्ती हिंदी थोप दिया जाए तो क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा 5-6 साल तक एक तो खून खराबा होगा, फिर उसके बाद तमिल खत्म हो जाएंगे। अभी आपको पता होगा कि जो आपके 1990 में जो राजीव गांधी हत्या हुई थी ना, कारण यही था भाई, समझ रहे हो ना, कारण यही था। और सांस्कृतिक विरासत से आप क्या समझते हैं, सांस्कृतिक विरासत है भाई जो कि मॉन्यूमेंट्स हमारे, जैसे कि ताजमहल हो गया, जैसे कि आगरा किला हो गया, है ना, जैसे कि आपका स्वर्ण मंदिर हो गया अमृतसर का। तो ये क्या है, एक सांस्कृतिक विरासत है, भारत इसे संरक्षित करे। इसके लिए आपके आर्टिकल जो है, आर्टिकल नंबर 50 जो आपका डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर 50 है, अनुच्छेद संख्या 50, यह कहता है कि भारत का एक तरह से दायित्व है, भारत सरकार का दायित्व है कि अपने मॉन्यूमेंट्स को सुरक्षित रखे। इसी वजह से आपको पता होगा जब ताजमहल एक तरह से जो आपका जो आपके कौन से बरसा भैया ये वाले क्या बोलते हैं, जो आपके मतलब कि एक तरह से वहाँ की जो कंपनियां थी उनके कारण एक तरह से हमको ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिला। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पीले पड़ने लगे थे ताजमहल, जो मथुरा वगैरह के आसपास में पूरे क्षेत्र है ना, तो वहाँ पता है आपको जो आपके तेल शोधक कारखाने वगैरह हैं उनसे प्रदूषण होता था और ताजमहल पीला पड़ने लगा था। तो उसको शिफ्ट करा जा रहा है, धीरे धीरे शिफ्ट करा जा रहा है, थोड़े थोड़े देश, थोड़े थोड़े दूर में, और उसको फिर से संरक्षित किया जा रहा है। ये क्या है, हमारे मॉन्यूमेंट्स के सुरक्षा के लिए। विविधता में एकता से क्या अभिप्राय है, विस्तार भाई। विविधता में एकता से यही अभिप्राय है जैसे भारत एक अखंड भारत है, लोकतांत्रिक देश, सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणतंत्र देश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अनेक समुदाय के लोग रहते हैं, तो यही कहा जा रहा है विविधता से एकता में यही संबंध हो भाई। भारत को देख लो, एक भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र, किस प्रकार से अनेकों समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन वहीं पे हमारे आसपास के देशों को देख लीजिए, आसपास पड़ोसी देशों को देख लीजिए, नेपाल को देख लीजिए, वो हिंदू राष्ट्र है। पाकिस्तान को देख लीजिए, मुस्लिम राष्ट्र है। बांग्लादेश को देख लीजिए, मुस्लिम राष्ट्र है। इंडोनेशिया को देख लीजिए, मुस्लिम राष्ट्र है ना। चाइना को देख लीजिए, पता नहीं कौन राष्ट्र है, सुरापति नहीं चलता वहाँ पे, चिंग पोंग पिंग पोंग कुछ भी गिरा दो, बर्तन बर्तन बर्तन, तो चम्मचों गिरा दो ना, तभी वहाँ पे कुछ न कुछ 1-4-5 लोग का नाम तो बकी देगा वो। तो चाइना जो है ना, पूरे एशिया का बीमार देश कहा जाता है ना। ये तुर्की जो है पूरे एशिया का नहीं, हाँ एशिया का बीमार देश कहा जाता है। जो तुर्की है ना, जो यूरोप का बीमार देश कहा जाता है। इसी प्रकार से भारत का बीमार देश, बीमार राज्य कौन है, बीमारू राज्य, और बिहार को कहा जाता है भाई बीमारू राज्य। जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्वों का उल्लेख करिए। टेम्परेचर, दाब, हवा, टेम्परेचर, यदि हवा चलेगी, वायु जो किस दिशा में चल रही है वो भी तो एक कारक हुआ हमारे जलवायु को परिवर्तित करने में, टेम्परेचर को प्रभावित करने के लिए।
और पानी का स्तर, वर्षा, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कारक हैं, लिख देना चाहिए था। आयात निर्यात से आप क्या समझते हैं, और उत्तर प्रदेश में निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं का नाम बताइए। 39वां नंबर का प्रश्न। आयात निर्यात यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब कि भारत में वह सारी चीज़ें जैसे कि स्टील्स, जैसे कि गन्ने का गन्ना हो गया, है ना, गन्ने का जो ऊपर का होता है, क्या बोलते हैं उसे, उखली, मतलब क्या बोलते हैं भाई, देखो जो बहुत ज़्यादा रूप में आप देखे होंगे, जो बड़े बड़े किसान होते हैं जिनके पास हजार हजार बीघे नहीं, मतलब 500 बीघे, भाई कहाँ हम लोग के नसीब है 500 बीघे, भाई उसको क्या ही दिक्कत है फिर लेकिन तब भी बुंदेलखंड वाला इलाका में देखेंगे तो किसान आत्महत्या करते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मानसून सही से नहीं पहुँच पाता है, मानसूनी वर्षा, मानसूनी हवाएं वहाँ पे नहीं पहुँच पाती, इस वजह से वहाँ बारिश नहीं होता है, और वहाँ का बंजर ही बंजर रह जाता है, ज़मीन का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आज देखो जिसके पास 15 बीघा ज़मीन है ना, वो बेच दे तो कम से कम 1 बीघा शायद ही खरीद पाए, वह आकर शहर में 1 बीघा नहीं खरीद पाएगा भाई, अगर 15 बीघा गाँव का बेचता है तो। करीब 8 बिस्सा, 4 बिस्सा, 6 बिस्सा, 20 बिस्सा, 20 बिस्सा का 1 बीघा होता है ना, तो करीब मतलब कि 4 बिस्सा, 8 बिस्सा, 9 बिस्सा, 10 बिस्सा, ज़्यादा ज़्यादा कह लो कि 1 बीघा खरीद सकता है 15 बीघा बेचकर। तो यह चीज़ें हमको देखने को मिल सकती हैं शहरी वाले इलाके में, क्योंकि शहरीकरण बढ़ रहा है, लोग कृषि करना नहीं चाहते हैं, किसानी करना नहीं चाहते हैं। यहाँ की आम लोग भी, आम जनता भी किसानी नहीं करना नहीं चाहती है, वो कहीं मजदूरी कर लेती है तो उससे ज़्यादा पैसा निकल जाता है, आपको पता होना चाहिए ना। किसानी से क्या, खाने बरक हो गया, जो मालिक है उसे दे दो, लेकिन अगर किसानी 1 बिस्से में कर लिया जाए, 2 बिस्से में भी कर लिया जाए ना, बट टेक्निकल मेथड से, तो काफ़ी पैसे कमाया जा सकता है। टेक्निकल मेथड होना चाहिए, टेक्निक्स होनी चाहिए, जो कि आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो आयात का मतलब कि आप किसी चीज़ को मंगाते हो बाहर से, जो आपके यहाँ कमी है। निर्यात का मतलब जो आपके यहाँ ज़्यादा है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स, स्टील्स के, आयरन ओर हो गए, तो ये सब हम जापान में बेचते हैं, वहाँ पे बनते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब क्या है, निर्यात में आ जाते हैं। तो यही चीज़ पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का नाम बताइए। तो मिल्क हो गया, सबसे बढ़िया चीज़ मिल्क, गन्ना, गुड़ हो गया, दिल्ली जिससे कहते हो आप। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, कपड़ा हमारे गुजरात से होते हैं, तो उत्तर प्रदेश में केवल बताना है। उत्तर प्रदेश में और क्या हो गया, चीनी मिल, चीनी कह लीजिए, जो अलग अलग राज्यों में सप्लाई होते हैं, है ना, राज्य से ही कंपेयर कर लो भाई। इसके भारतीय राष्ट्र आंदोलन में नेहरू जी के योगदान के वर्णन कीजिए। ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, सारे बच्चे लिखेंगे नेहरू जी का योगदान क्या था भाई। ये भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे और सबसे लंबे अर्ज तक रहे थे। ये हो गया आपका, और सारे बच्चे शेयर जरूर करेंगे। इसके बाद मैं सुबह तक हो सकता है कि साइंस का भी लगा दूँ। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हैं, क्या मैंने बका जो वह ऐसे ही बक दिया कि आपको इसमें से कुछ आ भी रहा था। और बहुत जल्द आप लोग का अगर राय मशवरा हो तो आप लोग कल 8 बजे आप सभी लोग लाइव आएंगे भाई, वहीं पर डिस्कस किया जाएगा यूपी टेट के क्लासेस कब से स्टार्ट किया जाए, ठीक है ना। और सुपर टेट के कुछ लेक्चर हैं, जैसे कि एसएसटी वगैरह बहुत बड़े पैमाने पर पूछ लेता है कभी भी, तो उसको स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है बच्चों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, और दूसरों की जो आलोचनाएं हैं ना, दूसरे जो जो आलोचना करते हैं उसको सुनते रहिए। नहीं सुनेंगे तो आप अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पाएंगे, आप अपने आप को किसी और काम के प्रति झुकाव नहीं रख पाएंगे। क्या करना है, मुझे आगे बढ़ना है, ये लोग मेरी आलोचना कर दिया, कैसे कर दिया ससुरा, तो हमको दिखाना नहीं है, हमको अंदर आग जला के रखना अपने अंदर। और भाई नींद तो हमेशा याद रखना, नींद में भी ये चीज़ें ख्याल होनी चाहिए, अभी तुम कुछ बने नहीं हो, ठीक है ना। धन्यवाद।